हेलो दोस्ती, आज की कहानी है माँ का हृदय। रमेश बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रमेश के बेटे लखन ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, रमेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, लखन ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ लखन, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी दामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी नहीं यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, लखन ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? दामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सावित्री चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर वाले कमरे में चले गई। रमेश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अंत वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता। रात को रमेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपने देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई हैं। रमेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सावित्री अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। रमेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने बेटे से कहा, रमेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। दामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सावित्री ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रमेश जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो विदेश में रहते थे, आने वाले थे। जब रमेश वो छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। विदेश से रमेश के डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों रमेश, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर चाचा ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, दामिनी ने स्पष्ट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर चाचा ने रमेश की ओर देखा तो रमेश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर चाचा सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सावित्री को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर चाचा दौड़कर सावित्री के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सावित्री की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा रमेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर चाचा ने रमेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, रमेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सावित्री ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर चाचा ने दामिनी की ओर व्यंग से देखा। दामिनी निरुत्तर होकर रमेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रमेश, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। दामिनी बेटा,
इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी है। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर चाचा की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, सावित्री से कहा। रमेश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो रमेश को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सावित्री के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रमेश ने अपनी अगेन्य दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। दामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सास से आंख मिलाए। सावित्री ने दामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुकारते हुए अपने पास बुलाया और रमेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। दामिनी और बच्चों ने सावित्री के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ